आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आप लोगों के लिए आ चुका है और एक महातांडव वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को गद्य खंड के हर एक चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। हो सके वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। यहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेमघन की छाया स्मृति। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। एक एक करके यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ, तो 1884 में हुआ था, याद रखिए। रामचंद्र शुक्ल कृति का अक्षय स्रोत है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बस्ती जिला हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल विधिवत शिक्षा कहाँ तक प्राप्त कर पाए थे, तो इंटरमीडिएट यानी ये इंटर तक ही पढ़े थे, जिसका एग्जाम आप लोग आज देने वाले हैं। रामचंद्र शुक्ल का कर्मस्थली कहाँ रही, तो वाराणसी हो जाएगा। ठीक है। हिंदी निबंध साहित्य में रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किस युग का नामकरण हुआ है, तो शुक्ल युग। क्या? शुक्ल युग, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, रामचंद्र शुक्ल ने गद्य में किस शैली का प्रयोग किया है, तो विवेचनात्मक शैली हो जाएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ, तो 1941 को इनका निधन हुआ था। प्रेमघन की स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है, तो इसका हो जाएगा संस्मरणात्मक। ठीक है, ये संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ, तब शुक्ल की उम्र कितनी थी, तो 8 साल के थे भाई, 8 वर्ष के थे ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो मिर्जापुर में ही रहते थे, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ा मिसप्रिंट है, खैर कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी को घर पर साहित्यिक वातावरण किसके कारण मिला, तो इनके पिताजी के कारण मिला था। ठीक है, अपने पिताजी के कारण हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर। प्रेमघन की छाया स्मृति किस शैली की रचना, अभी मैंने आप लोगों को बताया संस्मरणात्मक निबंध। ठीक है, संस्मरणात्मक शैली का है। बस्ती के उर्दू भाषी लोगों ने लेखक की मंडली का क्या नाम रखा था, तो निस्संदेह। ठीक है, निस्संदेह इन लोगों का नाम रखा था। आचार्य शुक्ल के सहपाठी निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस प्रेस की पुस्तकें लेखक के घर आती थी, तो ये हो जाएगा भारत जीवन। ठीक है, भारत जीवन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेखक की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचि किसके प्रति बढ़ने लगी, तो हिंदी साहित्य के प्रति। हिंदी साहित्य इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेखक को कितने साल की उम्र से ही हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 16 साल। ठीक है, 16 साल यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। लेखक चौधरी साहब के घर किस रूप में जाता था, तो लेखक के रूप में जाता था, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेखक के पिताजी रात के समय रोचक ढंग से पढ़ते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस और रामचंद्रिका, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लेखक की मित्र मंडली का सदस्य नहीं है, कौन सदस्य नहीं है भाई, तो इसका हो जाएगा बद्रीनाथ चौधरी। ठीक है, बद्रीनाथ चौधरी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिर्जापुर में रहने वाले पुराने परिपाटी के प्रतिभावन कवि कौन थे, तो ये हो जाएगा वामनाचार्य गिरी। ठीक है, वामनाचार्य गिरी इसका हमारा राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मिर्जापुर आने से पहले लेखक के मन में किसके प्रति विशेष स्नेह भावना थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा आंसर। लेखक की मंडली में प्रायः किस पर चर्चा हुआ करती थी, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर हिंदी के नए पुराने लेखकों पर। जो हिंदी के नए पुराने जो लेखक थे, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा होता था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉलेज में पढ़ते समय लेखक के पिताजी के साथ पढ़ने वाले छात्र का क्या नाम था, तो हो जाएगा बाबू रामकृष्ण वर्मा। ठीक है, बाबू रामकृष्ण वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। खंबा टेकी खड़ी जैसी नारी मुगलाने की पंक्ति किसके लिए कही गई है, तो भाई ये जो पंक्ति है ये हमारा बद्री नारायण चौधरी के लिए कहा गया है। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन 18 है कि हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे, प्रस्तुत कविता में पुरानी चीज से अभिप्राय है, मतलब यहाँ पे पुरानी चीज किसको बोला गया है ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं किसको बोला गया है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति को। वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति को यहाँ पर बोला गया है। अगला प्रश्न है कि वे लोगों को बनाया करते थे कथन से क्या आशय है, इसका हो जाएगा लोगों से हास परिहास करना, मतलब मजाक वगैरह उड़ाना। ठीक है, हास परिहास करना। लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रामचरितमानस और रामचंद्र का दोनों हो जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा।
मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्र को किस नाम से पुकारते थे? अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि निस्संदेह लोग कहकर पुकारते थे। किस रचनाकार के नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय था? तो राधाचरण गोस्वामी। रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहाँ हो गया था? तो हमीरपुर से भाई मिर्जापुर हो गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जिस टाइम इनका तबादला हुआ था उस टाइम जो लेखक थे वो 8 वर्ष के थे, 8 वर्ष। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न कि मिर्जापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था? किसने खोला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित केदारनाथ जी पाठक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? तो फारसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में निम्न में से कौन नहीं थे? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। प्रेमघन की छाया स्मृति किस विधा की रचना है? ये किस विधा की रचना भाई? तो संस्मरणात्मक निबंध हो जाएगा, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक कौन है? जिसका हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है और अगला चैप्टर का हमारा नाम है सुमरिनी के मन के, और इसके लेखक का नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नोट डाउन करते चलिए, फटाफट हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि सुमरिनी के मन के पाठ के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बालक बच गया पाठ में लेखक ने सुख की सांस कब ली? कब लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कि बालक का कृत्रिम स्वभाव देखकर, बालक का जो कृत्रिम स्वभाव है उसको देखकर वह सुख की सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पिता और अध्यापक निराश क्यों हो गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बालक द्वारा अपेक्षित उत्तर न दिए जाने के कारण यहाँ पर क्या हुए? निराश हो गए। लेखक ने बालक के लड्डू की मांग को किसकी उपमा दी है? तो जीवित वृक्षों के पत्तों की मधुर आवाज। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बच्चे से वृद्ध व्यक्ति द्वारा इनाम की वस्तु मांगे जाने पर पिताजी की क्या अपेक्षा थी? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह पुस्तक मांगेगा, ये मौ है। ठीक है, यह पुस्तक मांगेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए कि पाठशाला के वार्षिक उत्सव में वृद्ध महाशय ने बच्चे से क्या कहा? क्या कहा? तो इच्छा अनुसार इनाम मांगने के लिए कहा। बोला कि तुम्हारा जो भी इच्छा है तुम अपना इनाम मांग लो। चौका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रधानाध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु थी, उसका भाई एज कितना था? तो उसका जो उम्र था 8 साल का था, 8 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 8 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। कोल्हू क्या होता है? कोल्हू क्या होता है भाई? तो तेल निकालने का देसी यंत्र कोई क्या बोला जाता है? कोल्हू बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा फिर से अगला चैप्टर शुरू हो जाता है सनबदिया। ठीक है, और इस चैप्टर के लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव करा दिया है। अब ऑब्जेक्टिव को हम लोग यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। चलिए भाई देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कि सनबदिया पाठ के लेखक, तो अभी मैंने बताया कि फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा। सनबदिया कौन सी विधा है? तो ये हमारी कहानी है। गांव वाले के मन में सनबदिया के प्रति क्या अवधारणा थी? तो मतलब सनबदिया को गांव वाले निठल्ला कामचोर पेटू आदमी समझते थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बड़ी बहुरिया की मां ने अपनी बेटी के लिए क्या उपहार भेजा? क्या भेजा था? तो बासमती धान का चूड़ा भेजा था। हरगोविंद की वापसी का इंतजार कौन कर रही थी? तो बड़ी बहुरिया कर रही थी। हरगोविंद कौन है भाई? तो हरगोविंद सनबदिया। ठीक है, सनबदिया यहाँ पर हरगोविंद है। डाक व्यवस्था होने पर भी हरगोविंद को बुलाने का क्या कारण था? तो इसका हो जाएगा गुप्त संदेश भेजना। गुप्त संदेश भेजने के लिए उसको बुलाया गया था। हरगोविंद ने वातावरण को सुनकर क्या अंदाज लगाया? तो गुप्त समाचार होने का उन्होंने लगाया। बड़ी हवेली से हरगोविंद को किसने बुलाया था? तो बड़ी बहुरिया ने बुलाया था। गांव वालों की किस संबंध में गलत धारणा है? तो यहाँ पर हो जाएगा सनबदिया के। ठीक है, क्योंकि इनको ये कामचोर पेटू आदमी बोलता है। हरगोविंद को नींद क्यों नहीं आ रही थी? तो मन के अंतर्द्वय के कारण। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गांव से वापस लौटते समय देवर देवरानियां अपने साथ क्या ले जाते थे? तो चावल चूड़ा। चावल चूड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बथुआ साग खाकर कब तक जीव किस परिस्थिति का परिचायक है? तो ये हो जाएगा भाई हमारा आर्थिक विपन्नता का। आर्थिक विपन्नता, जब उनका हस्बैंड डेथ कर जाते हैं तब उनको मतलब बथुआ साग खाकर ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है। हरगोविंद ने क्या झूठ बोला था? तो वह सनबदिया बनकर नहीं आया है, ये झूठ बोला था उन्होंने। इसके बाद हमारा फिर से अगला प्रश्न शुरू हो जाता है, एक्चुअली अगला चैप्टर शुरू हो जाता है गांधी नेहरू और यासिर अराफत। इसके लेखक का नाम है भीष्म सहानी। फटाफट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखिए। पहला क्वेश्चन, गांधी नेहरू और यासिर अराफत पाठ के लेखक कौन है? तो भीष्म सहानी। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। गांधी जी और कुटिया में रहने वाले व्यक्ति के बीच बातचीत किस भाषा में होती थी? तो गुजराती भाषा में। गांधी जी का प्रतिदिन क्या नियम था? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में हो जाएगा दिल के मरीजों की सेवा करना, प्रातः काल सैर पर जाना, कुटिया में रहने वाले लोगों की मदद करना। ठीक है,
और ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है देख लीजिए, क्वेश्चन 4 के व्यक्ति से मिलना पादरी जो गिरजाघर में किसके घुस आने पर अंदेशा होता है, तो ये हो जाएगा जानवर का, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाजीगर के गिरजाघर में चुपके से घुसने का क्या कारण है, तो बाजीगर की गरीबी, ठीक है, बाजीगर की गरीबी हो जाएगा। कुटिया में रहने वाला व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित था, तो वह टीबी बीमारी से पीड़ित था, 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टीबी। बाजीगर अपने कर्तव्य किसे दिखाने लगता है, तो माता मरियम को, माता मरियम को अपना कर्तव्य दिखाने लगते हैं। अखबार किसके हाथ में था, अखबार किसके हाथ में था भाई, तो लेखक के हाथ में था, ऑप्शन नंबर 1 हमारे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेखक बिन मांगे नेहरू जी को अखबार क्यों नहीं देना चाहता था, इसलिए ताकि वार्तालाप करने की इच्छा से, मतलब वह उनसे बातचीत करना चाहता था, इसलिए वो अखबार मतलब नहीं देना चाहते थे, मतलब बिना मांगे नेहरू जी को। टांगे लरजने का क्या आशय है, इसका हो जाएगा डर से पैर कांपना, डर से पैर कांपना माने होता है टांगे लरजने, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन क्या है कि लेखक के पानी पानी होने का क्या कारण था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेहरू जी का अखबार मांगने का तरीका जो था, इससे वो लेखक पानी पानी हो जाता है। लेखक और अराफत के बीच बातचीत का मुख्य विषय क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत फिलिस्तीन संबंध, भारत और फिलिस्तीन का जो बीच का जो रिलेशन है इसी के बारे में। वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, कथन किसके लिए कहा गया है, तो ये भाई गांधी जी के लिए कहा गया है कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या चर्चा का विषय नहीं था, क्या चर्चा का विषय नहीं था, तो नेहरू जी के हवाई यात्रा ये चर्चा का विषय इसमें नहीं था। अगला प्रश्न है कि लेखक और अराफत अपनी मुलाकात में किसकी निंदा कर रहे हैं, तो साम्राज्यवादी शक्तियों की इन लोग निंदा कर रहे हैं। अराफत लेखक के लिए क्या बना रहे थे, तो शहद की चाय बना रहे थे, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पर शहद की चाय, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेखक किसके आतिथ्य से प्रभावित हुआ था, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा यासर अराफत, ठीक है, यासर अराफत के यहाँ पर अतिथि जो यहाँ पर स्वागत किया था इससे प्रभावित थे। गांधी नेहरू और यासर अराफत शीर्षक पाठ भीष्म साहनी की आत्मकथा के गण से भीष्म साहनी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो इसका नाम है आज के अतीत, वेरी वेरी महत्वपूर्ण भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गांधी नेहरू और यासर अराफत पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा उभरकर सामने आता है, तो यहाँ पर राष्ट्रीयता, देश प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सब, यानी इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 20 क्या है कि वो आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, यहाँ किस नेता के बारे में कहा गया, तो भाई यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में बातचीत हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाता है और अगले चैप्टर का नाम है शेर पहचान चार हाथ साझा, इसके लेखक का नाम है असगर वजाहत। तो चलिए भाई एक एक करके बातचीत यहाँ पर करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहला बात हमारे पास क्या है, शेर, तो शेर लेखक के लेखक कौन है, मैंने बताया असगर वजाहत हो जाएगा। शेर किसका प्रतीक है, तो शेर यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यवस्था का प्रतीक, यहाँ पर शेर किसका प्रतीक हो गया, यहाँ पर व्यवस्था का प्रतीक यहाँ पर शेर को बताया गया है। शेर के मुंह में चले जाने का क्या अभिप्राय है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर कि भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार बनना, जो भ्रष्ट व्यवस्था है अभी के टाइम में उसका शिकार बनना हो जाएगा। कुत्तों का जुलूस किसके विरोध में चीख चिल्ला रहा था, जिसका हो जाएगा भ्रष्ट नीतियों के विरोध में, जो भ्रष्ट नीति है इसके विरोध में ये चीख चिल्ला रहा था। बड़ी बड़ी लाभ जिन्हें निकली हुई थी पंक्ति का क्या आशय है, जिसका मतलब हो गया व्यवस्था के प्रति ललचाई हुई जीव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कि लेखक ने चिक्कर कुत्तों को क्यों रोकने का प्रयास किया, तो व्यवस्था का शिकार होने से बचाने के लिए, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। शेर का अहिंसावादी और अस्तित्ववाद का समर्थक बनना किसका प्रतीक है, तो शेर का हृदय परिवर्तन होना, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोग शेर के मुंह में क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, तो प्रलोभन के कारण, लोभ के कारण जाते हैं। 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि शेर आंखें बंद किए पड़ा था, कथन का क्या आशय है, तो इसका हो जाएगा कि सत्ता की अकर्मण्यता, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शेर अब किसका शिकार नहीं करता है, किसका नहीं करता है, तो जंगली जानवरों का शिकार अब नहीं करता है। इसके बाद देखिए जो इससे रिलेटेड है जो पहचान है असगर वजाहत वाला, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। पहचान लघु कथा के लेखक कौन है, तो भाई वही असगर वजाहत हो जाएंगे। राजा ने प्रजा को आंख बंद करने का आदेश इसलिए दिया ताकि, जो है इसका सही उत्तर, प्रजा राजा के अत्याचार और शोषण के प्रति उपेक्षित हो जाए, ऑप्शन नंबर 1 हमारे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजा ने प्रजा के कानों में पिघलता हुआ शीशा डलवाने के लिए क्या तर्क दिया, तो जिंदा रहने के लिए सुनना आवश्यक है, ठीक है, ये तर्क दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजा प्रजा के कानों में पिघला हुआ शीशा क्यों डलवाना चाहते थे, क्यों डलवाना चाहते थे भाई, ताकि वे राजा के विरोध, ताकि वह राजा विरोधी बातों में ना आए, अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए, जनता हित के कार्य करने के लिए, लंबी जीवन आयु के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताकि वे राजा विरोधी बातों में ना आए, ऑप्शन नंबर 1 हमारे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कि प्रजा द्वारा
आंखें बंद रखने का क्या परिणाम हुआ? तो ये मतलब ये शोषण का अनुभव न कर सकी, विरोधी स्वर मुखरित नहीं हुआ, शांति का माहौल बना रहा। ठीक है, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो 4 हाथ वाला है जो कि असगर वजाहती लेखक है, देख लीजिए 4 हाथ के लेखक हो गए असगर वजाहत। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अधिक लाभ कमाने के लिए मिल मालिक के दिमाग में क्या विचार आया? क्या विचार आया भाई? तो उसने क्या किया कि मजदूरों के हाथ मजदूरों की 4 हाथ लगवाने का, मतलब उन्होंने क्या किया, मजदूरों का 4 हाथ लगवाने का विचार उनके मन में आ जाता है। मिल मालिक के अनुसार मजदूरों के 4 हाथ लगाने का काम कौन कर सकता है? तो वैज्ञानिक कर सकता है उसके अनुसार। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मिल मालिक के दिमाग में विचित्र तरह के विचार आने का मूल अभिप्राय क्या है? तो मजदूरों के शोषण के नवीन तरीके, मैंने मजदूरों का शोषण करा जा सके उसके लिए नई तरीके इन्होंने ढूंढ रहे थे। 4 हाथ लघु कथा में मिल मालिक की किस प्रवृत्ति का परिचायक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शोषणग्रस्त मानसिकता, मतलब शोषण करना चाहता है। फिर साझा वाला जो है इसके भी लेखक असगर वजाहती है, तो साझा वाला यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लेखक असगर वजाहत हो गया। साझा लघु कथा में निम्न में से किसे खेती के विषय में सूक्ष्म जानकारी है, कम जानकारी है? तो यहाँ पर किसान को यहाँ पर कम जानकारी है। हाथी किसका प्रतीक है? तो हाथी यहाँ पर भाई हमारा प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। साझे की खेती करने के विषय में हाथी ने किसान को क्या लाभ बताया? क्या लाभ बताया यहाँ पर? तो बताइए कि खेतों को जानवरों के नुकसान से बचाने का, अधिक उत्पादन का, अच्छी रखवाली का, इनमें से सभी। 4 का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब जब किसान और हाथी ने जब पार्टनरशिप में खेती करने का सोचा तो बोला कि अगर तुम, माने हाथी बोल रहा है अगर तुम मुझे पार्टनर रखोगे तो मैं ये सब चीज कर दूंगा। तो 4 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किसान ने क्या निर्णय लिया? तो खेती न करने का। किसान क्या बोलते हैं? भाई खेती नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि साझा लघु कथा में प्रयुक्त शेर, चीता, मगरमच्छ किसके प्रतीक है? तो भाई यहाँ पर इसका जो प्रतीक हो जाएगा किसानों के शोषण वर्ग का ये प्रतीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जहां कोई वापसी नहीं और लेखक का नाम है निर्मल वर्मा। तो चलिए फटाफट हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जहां कोई वापसी नहीं पाठ के लेखक कौन है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि निर्मल वर्मा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? तो कब्बे और काला पानी के लिए प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न कि लेखक को विस्थापित होने से पूर्व की जिंदगी के विषय में कैसे पता चला? तो अमझर गांव आकर उसको पता चला था। अमझर गांव के वातावरण में लेखक को क्या दिखाई दिया? तो स्वच्छता, पवित्रता, खुलापन, हर एक चीज दिखाई दिया, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेखक को चारों ओर पानी देखकर कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है? कि किसी बाढ़ के पानी में सब कुछ डूब गया हो, इस प्रकार का प्रतीत होता है। 5 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह समूचा दृश्य इतना साफ और सजीव है, पंक्ति में लेखक ने किस दृश्य की बात की है? तो हो जाएगा अमझर गांव का दृश्य। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हंसती मुस्कुराती हुई औरतें सड़कों पर पत्थर कूटती हुई क्यों दिखाई देंगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन के कारण। क्या हो जाएगा? विस्थापन के कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा। धान की रोपाई करती महिलाओं को देखकर लेखक की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो लेखक उन्हें देखकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? तो औद्योगिकरण के कारण विस्थापित हुई लोगों को यहाँ पर आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। यहाँ पर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत की संस्कृति किसमें निहित है? तो गांव और उसके परिवेश में निहित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नोट करिए। जहां कोई वापसी नहीं पाठ के अनुसार अतीत की कथाएं कहाँ मौजूद रहती है? तो मानवीय रिश्तों की अदृश्य लिपि में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, यूरोप में पर्यावरण संरक्षण किसे माना जाता है? तो मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाने को ही वहां पर पर्यावरण संरक्षण माना जाता है। यहाँ पर क्या है कि भारतीयों के प्रकृति के साथ जुड़ाव को किसके समान मानने का भाव प्रकट हुआ है? तो सांस्कृतिक जुड़ाव। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेखक के अनुसार स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? क्या है? तो पश्चिम की नकल करके बनाई गई योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकास के लिए योजनाएं बनाते समय किसकी अनदेखी की जाती है? तो संस्कृति की अनदेखी की जाती है। लेखक के अनुसार हम किस आधार पर औद्योगिक विकास का स्वरूप बना सकते हैं? तो अपनी परंपराओं और अपनी मान्यताओं के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पर दोनों सही होगा। के बाद जो हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है दूसरा देवदास और उसके लेखक का नाम है ममता कालिया, इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा दास के लेखक का नाम क्या हो गया भाई? तो यहाँ पर ममता कालिया हो गया। घंटे और घड़ियाल की आवाज से संपूर्ण वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वातावरण ईश्वरमय और आनंदमय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मनोतियों के दिए में रखे हुए पैसों को कौन निकालने का प्रयास करते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थानीय लड़के, जो स्थानीय लड़के हैं उन लोग इस प्रकार का काम करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 4 है कि लेखक ने गंगापुत्र किन्हें कहा है? तो गंगापुत्र कहा गया है स्थानीय गोताखोर लड़कों को यहाँ पर गंगापुत्र कहा गया है। पानी पर किसकी परछाई जगमगा रही थी? तो हजारों बत्तियों वाले दीपों की। हर की पौड़ी पर उपस्थित लोग किसकी सुगंध की अनुभूति करते हैं?
तो यहाँ पर हो जाएगा अगरबत्ती चंदन की। भक्तजन आरती लेकर क्या करते हैं, तो रुपये का चढ़ावा चढ़ाते हैं। पुजारी द्वारा स्पेशल भक्तों से क्या करने की मांग की जाती है, तो ब्राह्मण भोज की व्यवस्था की बात, दान के लिए धन देने की बात, मिठाई के लिए धनराशि देने की बात, इनमें सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि पुजारी द्वारा दान दक्षिणा मांगने पर श्रद्धालुओं विरोध क्यों नहीं करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों हो जाएगी। आरती के अलौकिक परिवेश से प्रभावित होने के कारण, वातावरण की भव्यता से प्रभावित होने के कारण। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कि एक अनजान लड़की संभव के सामने किस स्थिति में सामने आती है, तो जो अभी अभी स्नान करके आई हो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुजारी द्वारा संभव तथा अनजान लड़के को क्या आशीर्वाद दिया गया, तो बोला गया कि साथ रहने का आशीर्वाद, बोला कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुजारी के आशीर्वाद देने पर लड़की की प्रतिक्रिया क्या थी, तो लड़की भाई घबराना और बिना बोले वहां से चले जाना, मतलब लड़की घबरा जाती है, बिना बोले वहां से चली जाती है। संभव को एक अनूठा अनुभव कौन सी घटना करा रही थी, तो इसका सही उत्तर पुजारी का गलत समझना, पुजारी का आशीर्वाद देना, लड़की का घबरा कर चले जाना, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिल्ली की भीड़ और हर की पौड़ी की भीड़ में क्या अंतर था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिखराव और एक सूत्रता का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर की पौड़ी की भीड़ का उद्देश्य क्या था, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य का कल्याण और उसकी भलाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि कोई भी शरणार्थी किसी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था, पंक्ति का क्या आशय है, तो ये स्नान से अधिक स्वयं से आत्मसात हो रहे थे, ये हो जाएगा। इसके बाद भाई जो हमारा लास्ट चैप्टर है कुटज, जिसके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या है कुटज पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। इसके बाद है कि लेखक अनगिनत वृक्षों को कहाँ देखता है, तो शिवालिक पर्वत पर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या है कि लेखक को दिखाई देने वाले छोटे पेड़ की विशेषता क्या थी, तो भाई वे जो चौड़े थे और बड़े पत्ते वाले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुटज पाठ में लेखक से वृक्ष क्या पूछ रहा है, तो अपनी पहचान पूछ रहा है। यहाँ पर 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 5 क्या कि लेखक ने रूप के परिचय के साथ और किसका परिचय आवश्यक माना है, तो नाम का परिचय। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेखक वृक्ष का नाम याद करते हुए कहाँ तक चला जाता है, तो देश और काल में दूर दूर तक, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वृक्ष की कवियों द्वारा उपेक्षा की गई है, तो यहाँ पर कुटज हो जाएगा इसका हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न, लेखक को कुटज कहना क्यों अच्छा लगता है, तो क्योंकि यह आनंद देता है, इसीलिए। कुटज पाठ करने से कुटज की क्या विशेषता है, तो यहाँ पर यह उल्लासित सौंदर्य वाला है, इसकी मुस्कुराहट सुंदर है, इसमें मनोहर फूल लगते हैं, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुटज से क्या तात्पर्य, तो यहाँ पर हो जाएगा कुटज पर जन्म लेने वाला, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। कुटज का पौधा किसी भी परिस्थिति में पराजित न होने का संकेत देता हुआ क्या सिद्ध कर रहा है, तो ये हो जाएगा अपनी विजयी जीवन शक्ति ये सिद्ध कर रहा है। हजारों वर्षों से जिसका नाम चला आ रहा है, किसका नाम चला आ रहा है, तो कुटज का, कुटज हो जाएगा इसका सही उत्तर। चारों ओर चल रही भयंकर लू की तुलना किससे की गई है, तो यमराज की श्वास से, इसका तुलना किया गया है। कुटज की जीवन शक्ति किससे प्रभावित नहीं होती है, किससे भाई, तो पत्थर की कठोरता से भी प्रभावित नहीं होता है। लेखक ने दुष्टों की हृदय से भी कठोर किसे कहा है, तो पत्थर को कहा है। किसी के निकट आने पर कुटज क्या नहीं होता है, तो भय से अधमरा नहीं होता है। कुटज के माध्यम से लेखक ने किस पर व्यंग किया है, तो भाई इन्होंने समाज के बहुत बड़े वर्ग पर इन्होंने व्यंग किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुटज स्वार्थ, अंधविश्वास और भविष्य से डर कर क्या नहीं करता, तो नीलम धारण वह नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कुटज के वृक्ष की तुलना किससे की गई है, मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो यहाँ पर राजा जनक, ठीक है। देखिए वहां पर जिस प्रकार का ऑप्शन था यहाँ पर वैसा नहीं है, तो यहाँ पर राजा जनक से भी इसका तुलना किया गया था। तो चलिए ये हमारा आज की वीडियो, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।